जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो रीट का रिजल्ट आज डिक्लेयर हो गया है और अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट देखने को नहीं मिला है क्योंकि सर्वर पे लोड है। मैंने आपको बताया था, डिफरेंट डोमेन भी आपको प्रोवाइड की थी। वो बन जाता है कई बार, काफ़ी सारे लोग हैं, 13-14 लाख लोग एक साथ अगर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो चांस ऐसा बन जाता है कि सर्वर आपका क्रैश हो जाए। तो एक आध दिन में आपका जो है डाटा आपको मिल जाएगा, आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। ठीक है। कुछ डाउट्स जिन लोगों को रिजल्ट मिल गए थे उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने सोचा कि एक FAQ वीडियो बना दिया जाए जो सारे डाउट्स को एक साथ कवर कर लेता है। जो हमारे मेन डाउट थे वो थे कि विज्ञप्ति कब आएगी। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। अब आप सोचोगे सर फिर से एग्जाम होगा क्या, तृतीय श्रेणी की विज्ञप्ति से क्या मतलब है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। 90-10 फॉर्मूला जो हमने लेवल 2 के लिए देखा था कि 90-10 का फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो कैसे अप्लाई होगा, वो क्यों अप्लाई हो रहा है। ठीक है। सेफ स्कोर क्या रहेगा, अब फाइनल मार्क्स आ गए हैं तो अब सेफ स्कोर क्या रहेगा। बीएड में जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होने वाला है, अगर विज्ञप्ति पहले आ जाती है और उनका नहीं हुआ तो उनका क्या होने वाला है। फाइनल आंसर की कब तक आएगी, आपको पता होगा कि नॉर्मली जो है पहले आई थी वो प्रोविजनल आंसर की आई थी, उसके बाद आपत्ति लगी। मैंने आपको आपत्ति का वीडियो बताया था कि काफ़ी सारी आपत्तियाँ एक्सेप्ट हो गई हैं, इसलिए मार्क्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स 3 से 4 बढ़े हैं। तो फाइनल आंसर की अभी नहीं आई, वो कब तक आएगी वो डिस्कस करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो एक डॉक्यूमेंट लिस्ट, आपको अब जब विज्ञप्ति आ जाएगी उसके बाद आपको फिर से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपने पास सेट रेडी रखना पड़ेगा, जो मैं आप इस वीडियो में शेयर करूंगा। वो डॉक्यूमेंट लिस्ट आप रेडी अपने पास रख सकते हो। ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आज जो रिजल्ट आया है रीट का, वो अब आप उसमें कहोगे कि वो रीट का रिजल्ट नहीं है, वो एक तरीके से आपकी मार्कशीट है। अगर आपको पता होगा कि आप जब आज जिन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा जो सेंट्रल लेवल पे होता है, वो भी आपकी क्या करता है, मार्कशीट डिक्लेयर कर देता है। रीट जो है एक पात्रता एग्जाम भी है, उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट एग्जाम भी है। ठीक है। इसी की जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे थर्ड ग्रेड का भी एक नोटिफिकेशन निकलता है, जिससे आपकी जो है राजस्थान गवर्नमेंट अपने थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसीज है उनको फिल करती है। तो अब इसमें होगा क्या कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसका काम यहीं तक था। उसका काम था मार्क्स अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, की रिलीज़ करना, की को आपत्तियां हैं तो उनको कलेक्ट करना, आपत्तियों पे जवाब दे देना और उसके बाद आपको फाइनल की देके फाइनल आपकी मार्कशीट दे देना। तो आपको अपनी मार्कशीट मिल गई होगी। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम खत्म हो जाता है। अब आपका जो रोल आ जाता है वो आपका बीकानेर का जो शिक्षा विभाग है उसका रोल यहाँ पे अधिकतम आ जाता है। अब ये क्या होगा कि यहाँ से बीकानेर का जो शिक्षा विभाग है वो आपका पूरी चीज़ हाथ में ले लेगा, वो ही विज्ञप्ति निकालेगा और विज्ञप्ति के बाद आपको फिर से एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। हो सकता है आपको फिर से एक बार फीस पे करनी पड़े, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लिस्ट में बताऊंगा वो सब आपको अटैच करनी पड़े। एक सेट भी आपको रेडी करना पड़ेगा, काउंसलिंग के टाइम पे वो आपके काम आ सकता है। वो अब क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। और अब यहाँ पे क्या होगा, पदों का आपको वर्गीकरण होगा मेनली। तो आपकी जो विज्ञप्ति आएगी ना, उस विज्ञप्ति में पदों का वर्गीकरण होगा। ठीक है। मैं जब ये डिटेल में डिस्कस करूंगा जब आपको विज्ञप्ति वाला पार्ट आएगा तब। ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है सारा चीज़ शुरू होगी। मेरे हिसाब से L2 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। L2 वाला जो है स्टूडेंट्स, उनका जो है चांसेस है कि 1 महीने के अंदर अंदर विज्ञप्ति आ जाना चाहिए, ये मेरा अनुमान है। L1 में दिक्कत आ सकती है क्योंकि L1 में क्या, एक तो विवाद BSTC वाला है, उस पर हाई कोर्ट ने रिट लगा रखी है। एक कारण थोड़ा सा ये भी होता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जल्दबाजी में जो रिजल्ट निकाला है उसका कारण एक ये भी होता है कि नॉर्मली कोर्ट में जब इस तरह की रिट होती है और एक बार अगर स्टे, तो अभी भी लग सकता है रिजल्ट पे, ऐसी बात नहीं है, स्टे अभी भी लग सकता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि एक बार रिजल्ट निकल जाता है उसके बाद आपका प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो अगर इन केस अगर हाई कोर्ट अब लगाता है, स्टे लगाएगा, तो वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस पे लगाएगा। अब रिजल्ट पे स्टे नहीं लग सकता क्योंकि रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना रिजल्ट निकाल दिया है ताकि वो अब जो है उसका यहाँ से काम खत्म हो जाता है। अब गवर्नमेंट का और शिक्षा विभाग का काम जो रिक्रूटमेंट का मेरिट बनाना 90-10 का यूज़ करके, वो आपका यहाँ पे मेन आता है। ठीक है। तो ये आपकी बात है कि रिजल्ट आपका L2 में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, L1 में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले ही बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो स्टे लगा ही रखा है। तो उस स्टे की वजह से हो सकता है कि L1 की जो विज्ञप्ति में शायद L1 की ना आए, केवल L2 की विज्ञप्ति आए। L1 की विज्ञप्ति को ये थोड़ा सा और होल्ड करें। अगर उससे पहले हाई कोर्ट की हियरिंग्स हो जाती हैं और हाई कोर्ट के कुछ ऐसी टिप्पणी नहीं आती है खास, तो L1 L2 दोनों की विज्ञप्ति आ सकती है। ठीक है। ये बात हो गई हमारी रिजल्ट की, आप समझ गए होंगे, ये आपके मार्क्स हैं। अब आपका ये जो है कन्वर्ट होगा मेरिट में। ठीक है।
इसमें सबसे पहले पॉइंट जो आता है L2 पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, L2 वालों के लिए मेनली है, तो 90-10 फॉर्मूला अप्लाई करके अब ये मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये 90-10 फॉर्मूला होता क्या है, देखो 90-10 फॉर्मूला क्या होता है कि 90% आपका जो वेटेज है वो आएगा आपका रीट के मार्क्स का। ठीक है, और 10% आपका जो वेटेज है ये आएगा आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स का। ठीक है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन होगी, आपकी BA है, BSc है, जो भी है उसके मार्क्स का आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं रीट में और आपके 60% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, वो BA हो सकता है, ठीक है, वो आपका BSc हो सकता है, वो आपका BCom हो सकता है, जो भी है उसमें आपके 60% मार्क्स आ रहे हैं, तो यहाँ से इसका 90% वेटेज निकलेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, इसका 90% यानी कि आपका ये हो जाएगा कितना, इसका 90% निकालूँ मैं 120 का, तो ये कितना बनता है, ये बनता है आपका 80%। 150 में से 80 × 90, तो यानी कि ये आपका बन जाएगा 72%। ठीक है, तो ये बना आपका कितना, 72% बना आपका 120 मार्क्स का, और यहाँ से 10% वेटेज आएगा आपका जो बनेगा 6। तो ये दोनों जुड़ के आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज बनेगी वो बनेगी 78। तो आपकी जो मेरिट डिसाइड होगी, यानी कि आपका जो रिक्रूटमेंट वाला पार्ट डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा 78 पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेना एक बार कि आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो मार्क्स से आपका L1 में तो डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन L2 में आपका ये फॉर्मूला लग के आपका मेरिट बनेगी और यहाँ से आपके जो है मार्क्स निकलेंगे। ठीक है, तो 90-10 फॉर्मूला लगा के आप देख सकते हो कि आपके कितने % आ रहे हैं, यही आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड कर रहे हैं। यही फैक्टर था, मैंने आपको पहले भी कट ऑफ के जब हम डिस्कस करें तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे किसी के स्टूडेंट्स के 80 या 85% मार्क्स हैं तो उसको थोड़ा सा एज मिल जाता है, क्योंकि वो यहाँ से सीधा जो आपका मार्क्स ज़्यादा ले आता है, इसीलिए L2 में जो वेरिएशन कट ऑफ का बहुत ज़्यादा आ जाता है मेरिट, फाइनल मेरिट में। ठीक है, तो 120 बंदे वाले का सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अगर उसके यहाँ पे अगर 40% रह जाते हैं तो उसके चांसेस थोड़े से कम बन जाते हैं, इसलिए। ठीक है, तो ये बात हो गई 90-10 फॉर्मूले की। ठीक है, अब आते हैं हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखो, कट ऑफ एक अलग चीज़ होती है, सेफ स्कोर एक अलग चीज़ होती है। कट ऑफ बताना तो क्या होता है, डायरेक्टली बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कट ऑफ वर्ड यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो सेफ स्कोर के लिए भी, लेकिन कट ऑफ क्या होती है, अब ये एक नंबर है 117 मतलब अब 117 के ऊपर वालों का होगा, 117 के नीचे वालों को नहीं होगा। लेकिन सेफ स्कोर का मतलब ये होता है कि आप इस रेंज में हो तो आपके चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, मैंने आपको जो विश्लेषण किया था, हमने सर्वे वगैरह किया था, उसमें मैंने आपको ये मार्क्स का बताया था, ठीक है, L1 का, और ये मैंने आपको बताया था, आपको उसको कट ऑफ कह दो या फिर आप इसको सेफ स्कोर बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था, ये जो वर्ग था 77 से 80%, ये वाला जो था 77 से 80%, इसमें मैंने आपको समझाया था कि 80% के ऊपर वाले जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, यहाँ पे मैं कहूँगा बल्कि मैं सेफ़र हैं। ये वाला जो है सेफ जोन है, और ये वाला जो है आपका क्लोज जोन है। ये मैंने आपको वर्गीकरण बता दिया था इस चीज़ का, अंडरस्टैंडिंग कैसे पढ़ना है इसको, इस तरीके से पढ़ना है, और यही चीज़ आपकी पूरी जो है हर कैटेगरी वाइज लागू होती है। ठीक है, अब एक चीज़ जो है आपकी ये L2 की आती है, L2 की आप देखोगे तो यही चीज़ L2 की आती है। अब कई स्टूडेंट्स का मेरे पास जो है मैसेज आया, यूट्यूब पे कमेंट्स भी आए कि सर आप कट ऑफ बहुत कम बता रहे हो, स्टूडेंट्स के तो 135, 140, और आज तो एक भी आया कि कोई टॉपर जो है उसके 148 नंबर आए। तो देखो, ये तो होता है, ये तो हर बार रीट में आपको देखेगा कि 2, 5, 10 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे सही। और एक बात आप ध्यान रखो कि जिसके अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि 130+ हैं, वो ही अपने मार्क्स को शो करेगा। कभी भी अपना 117 वाला या 120 वाला अपने मार्क्स शो नहीं करेगा, क्योंकि वो थोड़े से क्या होते हैं, क्लोज जोन में मार्क्स को मानते हैं। तो अगर आप मान के चलो कि 16,000 लगभग सीटें आपकी L2 की निकल के आएंगी, 16,000 लगभग L1 की निकल के आएंगी। सो अगर आप पूरा ये जो सोशल मीडिया है आपका आसपास, यहाँ पे देखोगे आप, तो आपका जो है यही 2 से 3,000 आपको मिलेंगे जो ये मार्क्स घूम रहे हैं मार्केट में, 2 से 3,000। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, लगभग आपको 16,000 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 148 टॉप मार्क्स आने का मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, कट ऑफ तो आपकी फिर भी यही रेंज में जाने वाली जो मैंने आपको यहाँ बताई है। ये वाला जो है आपका सेफ स्कोर है, मतलब 77, 80, 81 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही आपकी कैटेगरी की जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल भी विचलित ना हो कि मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। ये होता है नॉर्मली, आपको 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स तो ऐसे होते ही हैं जो ज़्यादा स्कोर करते हैं, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कट ऑफ का रेंज है, मार्क्स की जो रेंज है, सेफ स्कोर की जो रेंज है, वो यही रहने वाली है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी सेफ स्कोर की। अब आ जाते हैं फाइनल आंसर की कब तक आएगी। अब क्या हो रहा है कि देखो, सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड है। अगर आप देखोगे तो सर्वर लगभग आपका पहले ही सुबह तो क्रैश ही हो गया था, काफ़ी स्टूडेंट्स तो अभी तक भी नहीं करे। मैंने इवन शाम को भी चेक किया था, सर्वर का लिंक जो खुल नहीं रहा था बहुत स्मूथली। तो देखो, नॉर्मली आपका जो
मार्क्स आए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं 3 से 4 मार्क्स बढ़ के ही आए हैं। अगर आप देखोगे 3 से 4 मार्क्स से जो है बढ़ के आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बोनस में जो आपत्तियां लगी थी, आपने जो आपत्तियां लगाई थी, उन आपत्तियों को 90% तक आपत्तियों को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, यही हमारा अनुमान भी था कि L2 में लगभग 3 से 4 और L1 में 5 से 6 अंक बोनस होंगे। लगभग उसी रेंज में स्टूडेंट्स के मार्क्स बोनस हो रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन केस भी हैं जहाँ पे 120 से किसी के मार्क 118 हो गए हैं, तो वहाँ पे बस ये देखना होगा कि वो किस कारण से हुए हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि आप उस क्वेश्चन को सही मान लेते हो और वो क्वेश्चन बोर्ड ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वहाँ आपके मार्क्स जो है थोड़े से कम हो जाते हैं और बोर्ड ने अपनी जो पुरानी की में आंसर ही चेंज कर दिया है बिकॉज ऑफ आपत्ति। अगर आपका जैसे किसी ने सी मान के उसको सही कर रखा था, लेकिन जो एक्चुअल आंसर था आपत्ति लगने के बाद उसका बी हो गया, तो यहाँ पे जिन्होंने सी लगाया था और जिन्होंने सी करेक्ट माना था उनके मार्क्स थोड़े घट जाएंगे। तो ये फाइनल आंसर की आ जाएगी, मोस्टली 1 या 2 दिन में फाइनल आंसर की आ जाएगी, क्योंकि अभी सर्वर स्लो है तो पता भी नहीं लग पा रहा है कि वो आंसर की वहाँ है कि नहीं है। वैसे जो मैंने लिंक देखा था वहाँ पे फाइनल आंसर की तो नहीं थी, तो ऑब्वियसली 1 या 2 दिन में जब सर्वर पे थोड़ा लोड कम हो जाएगा तो फाइनल आंसर की आपकी आ जाएगी। आप वहाँ पे फाइनल आंसर की से अपना मार्क्स मिला सकते हो और आपको OMR शीट जो मिली है उससे फाइनल की में अगर आपको फिर भी स्कोर में कोई डिफरेंस नजर आता है तो आप बोर्ड के पास अपना मेल के जरिए और डिजिटल वे के जरिए कैसे भी आप आपत्ति फिर से दर्ज करा सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तृतीय श्रेणी की विज्ञप्ति कब तक। मैंने इनिशियल में आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में कि रिजल्ट जो है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है इसने आपका रिजल्ट निकाल दिया है, इसने आपको स्कोर दे दिया है। ये आपका एक तरीके से वैलिडिटी है, आपका स्कोर है 60% के ऊपर आप एलिजिबल हो, आप पात्र हो गए हो। अब राजस्थान में तृतीय श्रेणी की जो परीक्षा है उसके लिए आप एलिजिबल हो गए हो। ठीक है, 60% के ऊपर आपके मार्क्स हैं तो वहीं जनरल कैटेगरी में, और अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो आप 55% अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो गए हो। ठीक है, अब जो है पदों का वर्गीकरण आएगा, पदों का एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि L1 में कितने, L2 में कितने, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो L2 में विद इन मैथ साइंस में कितने, सब्जेक्ट में कितने, ये पूरा डिटेल आपकी नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिर से फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो बाकायदा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हैं और जो मैं लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा वो सब डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करके आपको उसके अंदर अपलोड करना पड़ेगा। बोर्ड की आपकी जो इसकी मार्कशीट है, आपकी जो अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मार्कशीट दी है वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ऑफिशियल भी आपके करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे आ जाएगी, इंटरनेट वाले भी आप अपलोड कर सकते हो स्कैन करके। इसके बाद आपको जो है फिर आपकी 90-10 फॉर्मूले से जो आपका मार्क्स है, ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, उससे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और वहाँ से फिर आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है काउंसलिंग सेशन आपका बुलाया जाएगा और वहाँ से आपको फिर पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। ये विज्ञप्ति लगभग मेरे हिसाब से अगर सब कुछ सही रहा, क्योंकि काफ़ी सारी रिट लगी हुई है हाई कोर्ट में, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि बोर्ड ने इसीलिए जल्दी से जल्दी ये अपना मार्क्स वाला जो पार्ट है वो रिजल्ट जारी कर दिया है ताकि हाई कोर्ट कम से कम इन पे चीज़ पे एकदम स्टे ना लगाए। लेकिन हाई कोर्ट तो कोर्ट है, फिर से अगर स्टे लग सकता है, पूरी प्रोसेस पे भी स्टे लग सकता है। तो इसलिए जो है अगर इनमें कुछ नहीं हुआ, जो कि L2 में मुझे लगता है कि जहाँ तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, L1 का जो विवाद है वो थोड़ा सा गहरा सकता है, लेकिन तो पॉसिबली आपका विद इन यहाँ से 1 मंथ to 1.5 मंथ में आपकी जो है ये विज्ञप्ति आ सकती है और उसके 15 से 20 दिन में प्रोसेस होकर नए साल तक आपको जो है पोस्टिंग इसमें मिल सकती है 3rd ग्रेड में। ठीक है, तो ये बात थी हमारी किसकी, विज्ञप्ति वाली बात की। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी जो है महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लिस्ट। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, वहाँ पे 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास अवेलेबल है उसको आप स्कैन करके आप उसको रखो, सॉफ्ट कॉपी बना के रखो उसकी। 12th मार्कशीट की आप सॉफ्ट कॉपी बना के रखो, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके 2 से 3 सेट आप जो है जेरोक्स करवा के और उनको जो है नोटिफाइड अटेस्टेड करवा के अटेस्टेड करा के अपने पास फाइल बना के रखो। ठीक है, ये रेडी रखो आप, ये आपके हर स्टेज पे कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। और एक सॉफ्ट कॉपी आप सबकी बना लो, एक सिंगल PDF बना सकते हो, इसी उस फॉर्मेट में बना सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भरोगे तो उस एप्लीकेशन फॉर्म का आप प्रिंट आउट लेके उसी PDF में इन सबको स्कैन करके मर्ज कर सकते हो। BSTC की मार्कशीट L1 के हो, अगर आप L1 के लिए आपने एग्जाम दिया तो BSTC की मार्कशीट और प्रमाण पत्र आपको लगाना है। BA अगर आप L2 के लिए हो तो आपकी जो भी ग्रेजुएशन की मार्कशीट है और B.Ed की मार्कशीट है वो आपको लगानी है। मूल निवासी प्रमाण पत्र ये आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वाला जो पार्ट होगा वो भी, और राजस्थान के हो आप, अदर स्टेट वालों को अदर स्टेट का लगाना है, और आपके राजस्थान के होता है आपको राजस्थान का लगाना है। अदर स्टेट वालों के लिए ये इतना नहीं है, अदर स्टेट वालों के लिए
क्योंकि राजस्थान वालों के लिए स्पेशली है कि आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए आपके राजस्थान के निवासी हो। चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए उसको, ठीक है, जितना लेटेस्ट होगा उतना अच्छा है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा और इसके लिए आप 3 सेट इसके जो है 3 कॉपी बनवा लेना, स्कैन करके आप एक रख लेना जो आपको फॉर्म में काम आएगी, बाकी आप इन सेट में उनको अटेस्टेड करा के रख सकते हो, ठीक है। ओरिजिनल का 1 सेट और 3 सेट आपके जेरोक्स के, ये ध्यान रखना, 1 सेट आपका ओरिजिनल का, ठीक है, और 3 सेट आपके कम से कम जो होने चाहिए जेरोक्स के आपके पास रेडी होने चाहिए, और ये जेरोक्स वाले जो है अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं, अनमेरिड हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो इसका आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अनमेरिड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपका हो ही गया। मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट, विडो हैं तो उससे रिलेटेड आपको जो भी सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। एक घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए जो कि आपको एफिडेविट टाइप का, जो आपको ये बताएगा कि आप जो है जो भी आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका फॉर्मेट अवेलेबल होता है, रीट आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा, वो घोषणा पत्र आपको बनवा के साइन करके उसको भी अपलोड करना। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जिस भी कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर आपने किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से अप्लाई किया है, जैसे कि EWS कैटेगरी से, ठीक है, SC से, ST से या OBC से, तो आपको यहाँ पे जो है इसका अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें संलग्न करना पड़ेगा, ठीक है। शपथ पत्र आपको इसका भी फॉर्मेट आरीट के द्वारा मिल जाएगा या फिर अवेलेबल होता है फॉर्मेट, में भी आपको शेयर कर दूंगा। शपथ पत्र आपको बनाना पड़ेगा। शपथ पत्र मेनली होता है आपको कि आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो ये आपकी जो है इसमें जो भी कुछ गड़बड़ नहीं है और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो सही है, आप ये शपथ पत्र भी एफिडेविट भी देते हो। उसके बाद एक 2 चीज़ इंपॉर्टेंट आती हैं, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है, तो जो लोग अब सेफ स्कोर में हमारी कट ऑफ के हिसाब से जो हमने डिस्कस की थी वो इस रेंज में हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, आपके पास रेडी होना चाहिए। नॉर्मली इसका फॉर्मेट आपको किसी भी स्टेशनरी की उसमें मिल जाएगा, आप जाके आपके जो भी लोकल थाना सर्किल या जो भी वहाँ से आप इसको सर्टिफिकेट को बनवा के रेडी रखें। एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लेटेस्ट डेट में बनवा के रखें, आपका जो है अभी बनवा लें ताकि 1-2 महीने तक उसकी जो वैलिडिटी रहती है वो वैलिड रहेगा। नॉर्मली आपका किसी भी सरकारी अस्पताल में आपका इसका फॉर्मेट होता है, आप वहाँ पर उसको भर के चेकअप करवा के या फिर आप किसी तरीके से इसका एक बनवा लें। तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लें, इस पेज का और इस पेज का। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट का आपके पास एक ओरिजिनल सेट जो भी आप बनवाओगे और इसका 2 आपके जो है 2 से 3 आपके जेरोक्स का सेट होना चाहिए, और जेरोक्स आपका जो है यहाँ पे ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, सारा पूरा सेट सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और जो आपकी और डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी गैजेट से भी अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल आपके पास रेडी होना चाहिए, ठीक है। ये बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। अब एक लास्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन था जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा कि सर B.Ed फाइनल ईयर वालों का क्या होगा, क्योंकि फाइनल ईयर वालों के जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और अगर विज्ञप्ति पहले आ जाती है तो इन लोगों का क्या होगा। अब बोर्ड इसको किस तरीके से जो करेगा, क्योंकि बोर्ड ने तो इनकी मार्कशीट निकाल दी होगी तो बोर्ड का काम तो यहाँ से ख़त्म हो गया। तो जो स्टूडेंट जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बीकानेर डिपार्टमेंट जो आपका शिक्षा विभाग है बीकानेर का, वो भी जो एक्चुअल विज्ञप्ति निकालेगा, मेरे को ऐसा लगता है कि विज्ञप्ति में इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर होगा विज्ञप्ति के लिए कि इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर होगा कि आपको फाइनल ईयर वालों के लिए या तो उनको कुछ टाइम लिमिट दी जाए 6 महीने का, या उसका कुछ टाइम दिया जाए कि उससे पहले उनको अपना B.Ed ख़त्म कर लेना है क्योंकि पोस्टिंग से पहले, या फिर उनको इस तरीके का कुछ यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइन दी जाए कि आप इनका जो एग्ज़ाम जल्दी करा दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान नोटिफिकेशन में आना चाहिए, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएगा जहाँ पे B.Ed फाइनल ईयर वालों को परेशानी मेरे हिसाब से नहीं भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने अलाउ किया है B.Ed फाइनल ईयर को अलाउ किया है तो आपको उसके लिए तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप दिसंबर में अगर एग्ज़ाम नहीं होता है इनका तो उनके लिए आप कुछ ना कुछ प्रावधान आपको अपने विज्ञप्ति में करना पड़ेगा कि, या फिर उन्होंने जो भी है आपको विज्ञप्ति में क्लियर देना पड़ेगा, कोई डेडलाइन देनी पड़ेगी कि इस डेट से पहले पहले आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि विज्ञप्ति में इसके बारे में डिटेल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, और जब भी विज्ञप्ति आएगी तो हम आपके लिए उसका एक नोटिफिकेशन वीडियो लेके आएंगे सही, तो उसमें डिटेल में क्या लिखा है उस बात को भी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स लगभग हमने सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग में एटलीस्ट रीड के बाद अब क्या करना है इसको लेके कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब ये तो लगभग उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेफ स्कोर में हैं, जो स्टूडेंट सेफ स्कोर में नहीं है वो मेरे हिसाब से उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है।
ये तो आप फाइनल मेरिट बनेगी तो आपका नाम या तो उस मेरिट में होगा ही सही, नहीं है तो अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि सेकंड ग्रेड आपको आने वाली है, सेकंड ग्रेड की ओपनिंग, और फर्स्ट ग्रेड की ओपनिंग भी अब आने वाली है। और अगर आपको पता हो कि जो हमारे शिक्षा मंत्री उनका जो बयान आया था उसमें लगभग काफ़ी अच्छी वैकेंसीज इसमें आने वाली हैं। मुझे लगता है शायद 10,000 के आसपास वैकेंसी आपकी सेकंड ग्रेड की आएंगी और लगभग 6 से 7,000 के आसपास आपकी वैकेंसी जो है फर्स्ट ग्रेड की आएंगी। तो इस तरह की वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली अपनी करते रहें। हमारे चैनल पे आपको फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर 1 है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। इसमें मैं आपका जो है कंप्लीट जो पेपर 1 है फर्स्ट ग्रेड का वो मैं आपको करवाऊंगा और बिल्कुल क्रैश फॉर्मेट में करवाऊंगा। आप जहाँ से भी अपनी कोचिंग कर रहे हैं प्रॉपर्ली वो आप कंटिन्यू रखें, लेकिन एक बार आप ये जो कोर्स होगा ये लगभग मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे हिसाब से 40 से 50 घंटे का कुछ कोर्स बनाने का मेरा प्लान है। इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम जाने से पहले। मेरी गारंटी है आपको कि 80% आपका जो है जो पेपर यहाँ से अगर आपने इसको देख लिया तो आपका 80% पेपर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें जो मैं है पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दिवाली के जस्ट बाद मैं इसको पूरा इंट्रोडक्शन शेयर करूँगा कि इसमें हम क्या क्या करेंगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा। तो जो लोग हमारी फैमिली से नहीं जुड़े या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से हमारी फैमिली से जुड़ जाओ ताकि जितना जल्दी हो सके हम इस फर्स्ट ग्रेड का पेपर जब लॉन्च करें तो आप उसका एक हिस्सा बनो और आपकी जो भी आप अगर सफलता पाओगे तो उसमें हम थोड़ा सा योगदान दे सकें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था रीड से रिलेटेड, और फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाह रहा था। तो तैयारी अपनी जोरदार रखें, रुकना नहीं है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको भी रुकना नहीं है, क्योंकि आपको आगे तो बढ़ना ही है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सेफ स्कोर से कम है या मेरिट में नाम नहीं आता है, वो हताश ना हो, अभी भी आपके सामने दरवाजे काफ़ी खुले हुए हैं। ठीक है, तो बस चैनल में आप अगर जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए बेस्ट एनालिसिस, बेस्ट प्रिडिक्शन, बेस्ट आपको जो है स्ट्रैटेजी बताता रहूँगा, ताकि आप जो है सक्सेस आपकी अगर 4-5% से छूट रही है तो वो भी आपकी मिल जाए आपको। ठीक है, तो मिलेंगे किसी इसी तरह के एक्साइटिंग से वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।